हेलो बच्चा, दिस इज मुस्कान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपने अभी तक सीयूईटी के लेक्चर देखना शुरू नहीं करा है एंड आपका इसी बार सीयूईटी का अटेम्प्ट है तो लेट मी टेल यू व्हाट वी आर डूइंग हियर। हम लोग सीयूईटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप एग्जाम के एंड मोमेंट पढ़ के जा चुके हैं उस पर लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं एंड आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी के पास्ट ईयर पेपर के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीयूईटी रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं विच इज गोइंग टू हेल्प यू आउट विद योर प्रिपरेशन फॉर एग्जाम एंड पास्ट में किस तरह के क्वेश्चन सीयूईटी में आए ये हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप सीयूईटी का पेपर पैटर्न देखेंगे तो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कम इनफैक्ट आते ही नहीं है एंड लीगल जीके बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, बेसिक जीके क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है एंड लेट्स सी आज के लेक्चर में लेट्स ट्राई कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इनमें से हमको जो बेस्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, वो हम लोग को यहाँ पे बताना है। ठीक है, पहला जुडिशियल रिव्यू की खासियत बतानी है। इट डिटरमाइंस वेदर इफ द एक्ट इज इनकम्पैटिबल विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू यानी कि मतलब कोर्ट अपने ही दिए हुए डिसीजन को एक बार रीचेक करता है ना, या किसी डिसीजन को रीचेक करता है या किसी प्रोविजन को रीचेक करता है टू अंडरस्टैंड कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है, बिकॉज एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। तो ये बात सही है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज रिस्ट्रिक्टेड टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ओनली, बिल्कुल नहीं है, तो ये बात गलत है। इट अलाउज जुडिशरी टू सेफगार्ड द चेक्स एंड बैलेंसेस एंड टू इंश्योर द सेपरेशन ऑफ पावर। ये भी बात बिल्कुल सही है कि भाई अगर लेजिस्लेचर ने कोई प्रोविजन बनाया है तो जुडिशरी हैज द पावर टू चेक द प्रोविजन इफ इट इज कंपैटिबल विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। इट हेल्प्स टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यू, बिल्कुल सही। It is authorized to nullify the legislation of the parliament, नहीं, ये प्रोविजन नहीं है। सो अपनी कौन सी स्टेटमेंट सही, ए सी एंड डी, आंसर वुड बी ए सी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैटिन फ्रेज ऑडी अल्ट्रम पार्टम। अगर आपने क्लास में साथ में ये मैक्सिम पढ़ी है तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ऑडी अल्ट्रम पार्टम यानी कि दूसरी पार्टी को बोलने का मौका देना है। ठीक है, ऑडियो अल्ट्रम पार्टन का मतलब क्या है, दूसरी पार्टी को भी बोलने देना है। लिसन टू योरसेल्फ, नहीं, लिसन टू द अदर साइड, एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरे बंदे को भी, दूसरी पार्टी को भी बोलने का मौका देना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सुप्रीम कोर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला लेक्चर देखा है तो ये आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था। अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को आया था, सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 में आया था। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैज ऑलवेज बीन एन इशू एंड लिंक टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अ सीरीज ऑफ 3 जुडिशियल डिसीजंस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कलीजियम सिस्टम। आपसे पूछ रहा है कलीजियम सिस्टम का ये जो जन्म है ये कौन से केस के अंदर हुआ। ठीक है, सेकेंड जजेस केस 1993 में कलीजियम सिस्टम बॉर्न हुआ था, जिसके थ्रू कोर्ट में जजेस विल बी अपॉइंटेड। रिसेंटली अगर आप देखो तो कलीजियम सिस्टम में काफी डिबेट ऑलरेडी हुआ है, राइट, बट कलीजियम सिस्टम का ये जो केस है वो सेकंड जजेस केस 1993 में आया था। लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा था उसमें भी हमने कहा था, हम वापस बोलेंगे, कीप अ पेन एंड पेपर रेडी विद यू। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वेल एंड गुड, नहीं आता है वीडियो पॉज करके साथ में लिख के साथ में सॉल्व कर लेना, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से रिवाइज करके जा पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सी रिट इशू होगी, टू इशू डायरेक्टिव टू अ पर्सन टू वेकेट एन ऑफिस रॉन्गफुली ऑक्यूपाइड। किसी इंसान के पास अथॉरिटी नहीं है और अगर वो उस अथॉरिटी को लिए बैठा है तो कोर्ट पूछता है क्यों वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी, आप वहां से निकलो, आप किस अथॉरिटी से ये कुर्सी पकड़े हुए हैं। तो आंसर वुड बी क्यों वारंटो। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होकर मैंडेमस मार्क कर देते हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम या व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स कौन होते हैं, जो सोसाइटी के हाई प्रोफाइल हाई क्लास लोग हैं। ठीक है, जो सोसाइटी के हाई प्रोफाइल हाई क्लास लोग हैं, ये जब कोई क्राइम करते हैं, जैसे कि कंपनी का डायरेक्टर है ना, सम वेरी हाई लेवल ऑफिसर, इनको हम लोग कहते हैं व्हाइट कॉलर क्रिमिनल। अगेंस्ट द प्रॉपर्टी नहीं, ह्यूमन बॉडी नहीं। इकोनॉमिक क्राइम जैसे कि फ्रॉड कमिटेड बाय द पीपल ऑफ हाई सोशल स्टेटस, दैट इज योर व्हाइट कॉलर क्राइम। नेक्स्ट आते हैं Which of the following theory deals with the writing of balance? Again, ये most important topic उठाया हुआ ही question है, that is retribution। समझना कि क्यों गलत हुआ है and then working on that, that is retribution। शानदार। नेक्स्ट जाते हैं arrange the stages of crime in a correct order। अच्छा, इन questions पे time waste मत करना, एक कड़ी पकड़ो। कमीशन ऑफ क्राइम सबसे पहले तो नहीं होगा,
सबसे पहले मेंस री या प्रिपरेशन अटेम्प्ट, ऑब्वियसली सबसे पहले आपकी इंटेंशन डेवलप होगी, फिर आप प्रिपेयर करोगे, फिर आप अटेम्प्ट करोगे, देन यू आर गोइंग टू कमिट द क्राइम। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमारा क्या आने वाला है, इंटेंशन यानी कि मेंस रिया। ठीक है, सबसे पहले ऑब्वियसली क्या आएगा, मेंस रिया। अब ऑप्शन में देख लो, जहां से बी शुरू हो रहा है, भाई देखो एक ही ऑप्शन है थर्ड वाला जो बी से शुरू हो रहा है, तो आगे बढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। ऐसे हम लोग पेपर में समय बचाते हैं। ठीक है, दैट इज हाउ वी सेव आवर टाइम इन एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Whoever dishonestly intends to take any movable property out of the possession of any person without that person's consent, हम लोगों ने क्लियर डेफिनेशन पढ़ते टाइम में पढ़ा था, अगर आप किसी की परमिशन के बिना उसकी प्रॉपर्टी यहाँ की वहां करते हैं, आप अगर किसी की परमिशन के बिना उसकी प्रॉपर्टी यहाँ की वहां करते हैं, तो ये चोरी कहलाती है। तो आंसर वुड बी थेफ्ट। डराते हैं, एक्सटॉर्शन कहलाता है। चोरी के साथ मारपीट करते हैं तो वो रॉबरी कहलाता है। तो आंसर वुड बी थेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। चलिए देखते हैं। पहला, एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव में ऑपरेट एज एन एस्टॉपल। ठीक है, मेक सेंस। एडमिशन इज ऑलवेज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, बिल्कुल नहीं, दिस डज नॉट मेक सेंस। कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट रिटन और ओरल इन विच इज डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ द गिल्ट इन अ केस। आई एम कन्फेसिंग माई क्राइम, राइट, मतलब क्लियरली हम बोल रहे हैं कि हम गिल्टी है, सी भी सही है। Admission is a statement oral or written which gives inference about the liability of the person making the admission. Admission यानी कि मान रहे, I am admitting my guilt, right? तो अगर मैं मान रही हूँ तो ये दिखाता है कि आप गिल्टी हैं, आप अपने अगेंस्ट कन्फेशन दे रहे हैं। तो डी भी सही है, सिर्फ बी सही नहीं है, तो आंसर वुड बी ए, सी एंड डी। कहाँ पे, सी डी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चल नेक्स्ट आते हैं। क्रिएशन ऑफ एनी लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क आर रजिस्टर्ड अंडर आईपीआर, इनमें से क्या कॉपीराइट के अंदर आएगा? देखो, जो मार्क होता है, जो लोगो है, जैसे मैकडॉनल्ड्स का लोगो, ये ट्रेडमार्क है। ठीक है, म्यूजिक ट्रेडमार्क है। आपने कोई फॉर्मूला बनाया, पेटेंट है। कुछ लिखा, ठीक है, बुक लिखी, मूवी बनाई, ये कॉपीराइट, राइट। तो यहां पर स्क्रिप्ट पे हमको क्या मिलेगा, कॉपीराइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी इज एक्सप्लेन्ड बाय, अगेन ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर डिफाइंड है व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, चल नेक्स्ट आते हैं। Which of the following is not a tort? नेग्लिजेंस टॉर्ट है, ट्रेसपास टॉर्ट है, इम्प्रिजनमेंट किसी तरीके का टॉर्ट नहीं, ऑल्दो आप कन्वर्जन से भी बहुत ऐसे कन्विंस नहीं हो गए, बट इम्प्रिजनमेंट किसी तरीके का टॉर्ट नहीं होता है। सो आंसर वुड बी सी। ठीक है, थर्ड, नेक्स्ट आते हैं। Which of the following is not an essential of contract? कंसेंट होना चाहिए, 18 years of age होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं। सो आंसर वुड बी 4। नेक्स्ट आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये पहले भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बताया था कि बेटा जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वाला जो फंडा है, ये एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आया था, और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है आपका वो राइलिन वर्सेस फ्लेचर के केस में आया था। तो जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है ये राइलिन वर्सेस फ्लेचर में आया था, और जो आपका एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है ये एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि ओलियम गैस लीक केस के अंदर इंडिया में प्रिंसिपल आया था एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का। जस्ट इन केस पेपर में आपसे पूछा जाए, प्लीज रिमेंबर दैट। नेक्स्ट आता है। In which class of mediation यानी कि settlement, the parties agree that the mediator will express a view on what might be a fair or reasonable settlement? किस तरीके के मीडिएशन में पार्टीज बोलती है कि ठीक है मीडिएटर बताएगा कि क्या मीडिएशन है। ऑनलाइन मीडिएशन नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन कुछ नहीं होता है, फैसिलिटेटिव भी कुछ नहीं होता है। अल्टीमेटली बचता ही ऑप्शन है कि दैट इज इवैल्यूएटिव मीडिएशन। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि शायद ये क्वेश्चन आपको ना आए पेपर में, विच इज फाइन। अभी नहीं, तब नहीं आता, अभी आता है। नाउ कीप दिस इन योर माइंड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। Which of the following country does not follow the adversarial system? पहले समझो एडवर्सेरियल सिस्टम क्या होता है। एडवर्सेरियल सिस्टम यानी कि दोनों पार्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लॉयर होगा, वो लोग एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सामने केस आर्ग्यू करेंगे एंड देन जुडिशरी विल डिसाइड। दैट इज एडवर्सरी, यानी कि इंडिया में फॉलो होता है। इट्स अ जीके क्वेश्चन। फ्रांस इज द कंट्री जहां पर एडवर्सरियल सिस्टम फॉलो नहीं होता है। यूके में भी होता है, इंडिया में भी होता है, और यूएस में भी होता है। इंडिया तो अपने को पता ही है, यूएस में भी अपने केसेस सुने ही है, यूके में भी सुना ही है, फ्रांस में नहीं होता है ऐसा। सो आंसर वुड बी फ्रांस।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक अदालत इज प्रेसाइडेड ओवर बाय डैश एज द चेयरमैन। जो भी रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होता है वो लोक अदालत में बैठता है। द पर्पस ऑफ लोक अदालत इज स्पीडी रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, स्पीडी रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट इज द पर्पस ऑफ द लोक अदालत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। मैच द लिस्ट। अब जितने बच्चों ने क्लास में फंडामेंटल राइट ध्यान से सुना था उनके लिए करना बड़ा इजी होगा। एक मैच कर लो, सारे मैच हो जाएंगे। आर्टिकल 14 का मतलब क्या था? इक्वालिटी। लोग आए 2, यानी कि ए वुड बी मैच्ड विद 2। ऑप्शन देखिए, एक ही ऑप्शन है जहां पे ए इज मैच्ड विद 2, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आंसर हमारा फर्स्ट ही होगा, क्योंकि आर्टिकल 14 इज अबाउट राइट टू इक्वालिटी। डन। नेक्स्ट आ जाते हैं। अरेंज द वर्ड्स इन द सीक्वेंस एज प्रोवाइडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला हमारा सोवरेन आता है, देन सोशलिस्ट आता है, देन सेकुलर आता है, देन डेमोक्रेटिक एंड देन रिपब्लिक। ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, यानी कि सोवरेन ए, सोशलिस्ट सी, सेकुलर ई, डेमोक्रेटिक बी, रिपब्लिक डी। ACEBD, ACEBD करेक्ट सीक्वेंस हम लोग को दिख जाता है। आंसर वुड बी 2। ठीक है, ACEBD। ये कहां पे लिखा हुआ है? ये हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट। ये भी एज इट इज पूछा है, जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था। आर्टिकल 21 कहता है हर इंसान के पास जिंदा रहने का अधिकार है। ठीक है, खुले आसमान के नीचे जीने का अधिकार है, बट दिस राइट कैन बी सस्पेंडेड बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Sequentially arrange the freedoms guaranteed to the Indian citizens provided under Article 19। Article 19 में सबसे पहला आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पहले वही ढूंढ लो, सी, यानी कि ऑप्शन में सी से शुरू होने वाला मार्क करना है। बाय डिफॉल्ट आगे देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन वुड बी सेकंड, क्योंकि वहां पे सी की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। In order to be eligible for enrollment in State Bar Council, a person must be have cleared all India Bar Examination। बिल्कुल सही। रिकमेंडेशन लेटर नहीं लगता है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 21 ईयर्स ऑफ एज एंड LLB डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ACDND। आंसर वुड बी सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। Which of the following is not a function of Bar Council of India? Promote and support law reforms, ये तो फंक्शन है। Conduct seminars and talks on legal topics, बार काउंसिल बहुत फ्रीक्वेंटली करता है। Organize legal aid to the poor, ये भी होता है। लॉ फॉर्म्स को सपोर्ट करना ये बार काउंसिल का काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला एक पॉइंट कट कर देना, क्योंकि बहुत क्लैरिटी से ये क्वेश्चन आपको नहीं दिया हुआ है। टोटल 40 क्वेश्चन, 39-40 क्वेश्चन कुछ होंगे, राइट। 26 क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी पहुंच गए। देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ प्री लिटिगेशन सर्विस। मतलब आपका कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू होने के पहले सबसे पहले आप क्या करोगे? लॉयर हायर करोगे? नहीं, है ना। आप समझते हो, लीगल एजुकेशन लेते हो, प्रोविजन के बारे में समझते हो। लीगल एजुकेशन, यस। लीगल एडवाइस, यस। लीगल अवेयरनेस, यस। प्री लिटिगेशन सेटलमेंट की कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, यस। फिर भी अगर मौका पड़ता है देन यू हायर अ लॉयर। सो आंसर वुड बी BCD&D। आंसर वुड बी 2। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन। नाउ आई नो इट फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि ये शायद आपको मालूम हो, शायद आपको नहीं मालूम हो। ठीक है, पर हम आपको एक फंडामेंटल फैक्ट बता दे रहे हैं। बाकी सब मालूम हो ना मालूम हो, 2-3 चीज आपको मालूम होगी। पहला, वियना कन्वेंशन वॉज द लास्ट। ठीक है, वियना कन्वेंशन वॉज द लास्ट, राइट। एंड जनरल असेंबली पहला नहीं था। ठीक है, वियना कन्वेंशन लास्ट था, यानी कि सीक्वेंस में एंड में आएगा। तो बी देखो कहाँ कहाँ है, सेकंड में एंड फोर्थ में। ठीक है, आई सेड जनरल असेंबली ऑफ UN सबसे पहले नहीं बना था, उसके पहले काफी कुछ बन चुका था। वर्ल्ड बैंक बन चुका था, काफी कुछ बन चुका था। सो आंसर वुड बी, देखो पहले वाले में ए आ रहा है, यानी कि जनरल असेंबली, तो ये तो होगा नहीं। बचा हुआ आंसर हमारा क्या है? 2, यानी कि CDAB। डन। नेक्स्ट आते हैं। कैवियट एम्प्टर का मतलब होता है बायर शुड बी अवेयर कि सेलर क्या बेच रहा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैवियट एम्प्टर यानी कि लेट द बायर बी अवेयर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लोकस स्टैंडी का मतलब क्या होता है? आपका अधिकार कोर्ट में अपीयर होने का। ठीक है, हु कैन अपीयर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आपके साथ गलत हुआ है आप ही अपीयर करोगे, दैट इज लोकस स्टैंडी। राइट ऑफ पार्टी टू अपीयर एंड बी हर्ड बाय द कोर्ट इज कॉल्ड एज लोकस स्टैंडी। बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
Read the following paragraph and answer the questions given below. Okay. India has ratified the International Covenant on Civil and Political Rights, which came into force in 1976 and is bound by international obligation to provide free legal assistance as per the requirements of the covenant. Okay. The Supreme Court of India has adopted the method of giving effect to international legal obligation when these obligations exist in Indian legal system. Expressly, the court also recognizes international legal obligation as part of the law of the land, when Indian law can be harmoniously interpreted as in conformity with the इंटरनेशनल लॉ. यानी कि अगर इंटरनेशनली इंडिया ने कुछ अग्री करा है, सेम बात इंडिया के अंदर भी अप्लाई होगी. पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लीगल एड इज अ प्रिविलेज रादर देन ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट, है ना, वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. अब दो केसेस इंपॉर्टेंट है. ये तारा सिंह के केस में बोला था, ठीक है, तारा सिंह के केस में बोला था कि आपकी जो लीगल एड है दैट्स इंपॉर्टेंट. एंड हुसैनरा खातून के केस में बोला गया था कि पीआईएल मतलब पहली पीआईएल जो फाइल हुई थी दैट वाज हुसैनरा खातून एंड लीगल एड वाज तारा सिंह वर्सेस स्टेट. ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. एक्सप्लिसिट प्रोविजन फॉर लीगल सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड, लिखा है ऊपर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट. सो आंसर वुड बी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. डैश इन डैश इट इज एसेंशियल दैट सिटीजंस हैव फेथ इन देयर इंस्टीट्यूशन. ऑटोक्रेसी कुछ होता नहीं है, सेकंड या फोर्थ में से कुछ होगा. पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी या ऑब्जर्वेटरी डेमोक्रेसी. पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मतलब वेर यू आर पार्टिसिपेटिंग. अगर आप डेमोक्रेसी का पार्ट हो तो आपको अपनी इंस्टीट्यूशन पे फेथ होना चाहिए. सो आंसर वुड बी टी. नेक्स्ट आते हैं. फ्री लीगल एड इज प्रोवाइडेड टू पर्सन बिलो क्रीमी लेयर, नहीं, पुअर, जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग फ्री में लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं, फ्री में एडवाइस करते हैं. ठीक है. हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन नेशनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड 1980. उस टाइम पे द चेयरमैन वाज पीएन भगवती. सर आई अंडरस्टैंड कि शायद आपको ना पता हो एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद दैट. तब नहीं पता था, एटलीस्ट अब पता चल गया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग. चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं. अ सोर्स ऑफ लॉ विद इन अ डोमेस्टिक लीगल सिस्टम इज इजियर टू डिटरमाइन. Within the domestic system is considered as something which is not too difficult a process, where one may look at the various legislation or statutes provided for by the legislature, and if there is a lacuna in the statute, then decisions of the domestic courts. But it is not so easy to pinpoint the sources of international law. आपसे बोल रहा है most authoritative sources of international law is कहाँ पर दिया हुआ है. Again I understand शायद ये आपको नहीं पता है ना. In fact I believe कि नहीं ही पता होगा. Let's say आपको नहीं पता है. That's Article 38, but we can definitely ignore the question. ठीक है, इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा हो जाता है, शायद आपको ना पता हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग. सोर्सेज ऑफ डोमेस्टिक लॉज आर इजियर टू डिटरमाइन, ये सही है. सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉज आर डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, नॉट सो इजी, सही बात है. द प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे सजेस्ट स्पेसिफिक हायरार्की. हायरार्की की कोई बात हुई ही नहीं है. अग्रीमेंट्स व्हिच आर बिटवीन डिफरेंट नेशंस बट विदाउट द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रीटीज. आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट आते हैं. अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे. आर्टिकल अपने को नहीं करना है, फॉर द टाइम भी इग्नोर कर दो. अभी हम आर्टिकल क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है. राइट नाउ आई डोंट वांट टू मेक दैट प्रेशर ऑन यू कि बेटा आपको आर्टिकल पता होना चाहिए. ठीक है, किस आर्टिकल में क्या बात हो रही है आपको पता होना चाहिए. आई डोंट वांट टू कीप दैट प्रेशर ऑन यू. तो आर्टिकल हाल फिलहाल में आप छोड़ोगे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. Which one of the following is not considered as source of international law? Clearly PIL. PIL किसी तरीके का कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following is not a way of expressing consent? Consent नहीं दे सकते हो. सिग्नेचर दे सकते हो, रैटिफिकेशन दे सकते हो, एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे सकते हो. कंसेंट बाय डिफॉल्ट नहीं होता है. ठीक है, अपने आप कंसेंट नहीं होता. सो आंसर इज कंसेंट बाय डिफॉल्ट. और ये हमारा लीगल स्टडीज का CUET का एक पेपर होता है समाप्त. ठीक है, द इंटायर पर्पस ऑफ डूइंग दिस पेपर इज सो दैट यू गेट अ हिंट कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे. अभी भी अगर आप पढ़ने बैठे आर्टिकल वाले कोई भी क्वेश्चन मत करना. ठीक है, डोंट डू एनी क्वेश्चन जहां पर आर्टिकल्स की बात हो रही है 38, 88, 98, 48 अभी मत करना. क्योंकि अगर अभी हाल फिलहाल में इंटरनेशनल कोर्ट के आर्टिकल्स करना डिफिकल्ट है. करना है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल एक बार रिवाइज कर लेना. क्लास में हमने चार्ट बनाया है, आपको सिर्फ उतना देखना है एंड देन यू आर गुड टू गो. ठीक है, तो आज हम लोग ये वाले पेपर की समाप्ति करते हैं. बट आई होप इसके पहले आप एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ CUET पे वीडियो अपलोडेड है, बहुत लंबा नहीं है, इजीली मैनेजेबल है. एग्जाम के एंड मोमेंट की तैयारी के लिए दिस इज गोइंग टू बी द
गेम चेंजर, ठीक है। तो एक बार वो पेपर ध्यान से जाके देख लेना, ध्यान से जाके वो लेक्चर देख लेना, हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इज देयर एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। प्लस आपने देखा कई सारे क्वेश्चन उस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आए हैं, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है। मिलते रहेंगे अपन वापस, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टाटा, सी यू।